रिया रोहन और हितेश के साथ स्ट्रीट फूड का आनंद ले रही थी कि तभी पिंक कार से दो खूबसूरत लड़कियां बाहर निकली और रिया के ऊपर गन तानकर बोली, हमें इस लड़की की लाश चाहिए। ये देखकर रिया के हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट जमीन पर जा गिरी। रिया ने अपने मुंह का कौर अभी निगला भी नहीं था कि इन दो खूंखार लड़कियों ने अपनी गन से फायर कर दिया। लेकिन तभी रोहन बिजली की रफ्तार से आया और रिया को अपनी ओर झटके से खींच लिया। इससे उन दो लड़कियों का बार खाली चला गया। फिर रोहन रिया के सामने खड़ा हो गया। इस पर उन दोनों में से एक खूबसूरत लड़की बोली, सामने से हट जाओ, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमें बस वो लड़की चाहिए। ये बात रोहन को बड़ी अजीब लगी, क्योंकि अब तक जितने भी दुश्मन रिया को मारने आए थे, उन्होंने बीच में आने वाले रोहन की जान की कभी कोई परवाह नहीं की थी। लेकिन ये दो हमलावर लड़कियां गन हाथ में होने पर भी रोहन पर फायर नहीं कर रही थी। रिया को हाथ भी लगाने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला, रोहन सीना तान कर बोला। इस पर उन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का मुंह देखा और इशारों ही इशारों में पूछा कि अब क्या करना है इस लड़के का। फिर दोनों ने एक साथ अपनी गन अंदर रख ली। फिर वो रोहन को देखकर बोली, ठीक है, हम तुम्हारी जान तो नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हें 2-4 लगाकर सबक तो सिखा ही सकते हैं। ये बात रोहन को फिर से बड़ी अजीब लगी। आखिर क्यों ये दो लड़कियां सिर्फ रिया की जान लेना चाहती हैं और मुझे मारने में इतना हिचक रही हैं? रोहन मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी पिंक स्कर्ट पहनी वो दो लड़कियां रोहन पर टूट पड़ी और देखते ही देखते रोहन पर लड़कियों के किक और पंच की बरसात होने लगी। लेकिन रोहन भी पीछे हटने वालों में से कहां था। उसने भी इन लड़कियों के सभी वारों को अपने हाथ और पैर की शील्ड बनाकर ब्लॉक कर दिया। अब वैसे तो रोहन अकेला ही इन दो लड़कियों से निपटने के लिए काफी था, लेकिन वहां खड़े हितेश से रहा नहीं गया। वो भी इन खूबसूरत हसीनाओं से दो दो हाथ करने को मरा जा रहा था। ऐसे में वो भी खुशी खुशी बीच मैदान में कूद गया। अब रोहन पहली लड़की के साथ दो दो हाथ कर रहा था, तो हितेश दूसरी के ऊपर अपने हाथ साफ कर रहा था। उधर रिया पीछे खड़ी ये सब ध्यान से देख रही थी। उसे इस बार डर नहीं लग रहा था, शायद इसीलिए कि वो जानती थी रोहन और हितेश सब संभाल लेंगे। इसके अलावा रिया भी रोहन से ट्रेनिंग ले चुकी थी, तो जरूरत पड़ने पर वो भी अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती थी। हालांकि रिया अकेली इन दो लड़कियों से फाइट करने के बाद उनके सामने टिक पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल था, क्योंकि ये लड़कियां दिखने में भले ही दुबली पतली और छुई मुई टाइप थी, लेकिन इनकी फाइटिंग स्किल्स इतनी जोरदार थी कि रोहन और हितेश को भी इन्हें धूल चटाने में टाइम लग रहा था। तभी रोहन ने सोचा कि अब बहुत हुआ। सामने फीमेल ओपोनेंट होने के कारण रोहन ने अपनी पावर को होल्ड पर रखा हुआ था, लेकिन जब बात रिया की सेफ्टी की आती है तो रोहन न आव देखता है न ताव, और दुश्मन को धूल चटा ही देता है। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। उसने अपने अंदर की असली पावर को बाहर निकाला और 1 मिनट में ही पहली खूबसूरत लड़की को जमीन पर चित कर दिया। उधर हितेश को अभी भी दूसरी हमलावर लड़की को हराने में दिक्कत हो रही थी। ये देखकर रिया भी बीच मैदान में कूद पड़ी। फिर रिया और हितेश दोनों ने मिलकर किसी तरह से उस दूसरी लड़की को भी जमीन पर धराशायी कर दिया। उधर रोहन के मन में अभी भी ये जिज्ञासा उफान मार रही थी कि आखिर ये दोनों लड़कियां उसे जान से मारने में इतना हिचकिचा क्यों रही थी। ऐसे में उसने जमीन पर अधमरी पड़ी उस लड़की को उठाया और उससे पूछा, तुम मुझे जान से क्यों नहीं मारना चाहती थी? इस पर वो लड़की लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो मेरी बॉस ने साफ साफ कहा था कि रोहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बस रिया का काम तमाम करना। ये सुनकर रोहन और पास खड़ी रिया दोनों ही शॉक हो गए। कौन है तुम्हारी बॉस? जवाब जानने को बेताब रोहन ने पूछा। लेकिन तभी जमीन पर थोड़ी दूर पड़ी दूसरी हमलावर लड़की फुर्ती से खड़ी हुई और अपनी साथी लड़की को उठाकर कार में डालकर वहां से भाग निकली। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। तुम्हें क्या लगता है किसने भेजा होगा इन्हें? रिया ने रोहन से पूछा। पता नहीं, पर यह तो कंफर्म है कि उनकी बॉस एक लड़की है
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो लड़की कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है लेकिन मेरी नहीं। उसे मेरी इतनी परवाह क्यों है? रोहन और रिया दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी दोनों के मुंह से फटाक से एक साथ निकल पड़ा, मायरा। मुझे तो यकीन नहीं होता, क्या मायरा सचमुच इतना नीचे गिर सकती है? रिया डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोली, जलन मिस रिया, जलन। ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी लड़की का दिमाग खराब कर सकती है। और जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मायरा रोहन को चाहती है और उसे आपकी और रोहन की दोस्ती खलती है। इसलिए इस बात के चांस ज्यादा हैं कि इस हमले के पीछे मायरा का ही हाथ है। हितेश ने अपना अंदाजा लगाते हुए कहा। यह सुनकर रिया का दिमाग और भी खराब हो गया। ये भाई बहन दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है, पता नहीं इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा। इतना बोलकर रिया कुछ सोचने लगी, फिर रोहन से बोली, अब क्या करना है इस मायरा का? मन तो कर रहा है इसे अभी धक्के मारकर अपने बंगले से बाहर फेंक दूं। इस पर रोहन बोला, अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि यह अटैक मायरा ने ही करवाया था। हालांकि मुझे भी यही लगता है कि इस हमले के पीछे उसका ही हाथ होगा। इसलिए अभी हमें पहले से और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। इस पर रिया ने हां में अपनी गर्दन हिला दी। फिर सभी आहूजा के बंगले पर लौट आए। यहां रिया और रोहन जैसे ही डाइनिंग एरिया में घुसे, उन्हें मायरा सोफे पर बैठी दिखाई दी। अरे बहना, तुम आ भी गई इतनी जल्दी? मुझे तो लगा कि आज तुम आओगी ही नहीं। मायरा रिया को घूरते हुए बोली, हां, तुमने तो पूरा इंतजाम कर रखा था मेरे ना आने का, लेकिन तुम इसमें भी फेल हो गई, जैसे मेरे साथ फाइटिंग कंपटीशन में फेल हुई थी। रिया ने नहले पर दहला मारते हुए कहा। यह सुनकर मायरा का दिमाग खराब हो गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और भोली बनते हुए बोली, क्या बात कर रही हो बहना? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे लगा तुम आज अपनी जीत का जश्न मना रही होगी, रात भर एंजॉय करोगी, इसलिए आज नहीं आओगी। लेकिन हमेशा की तरह तुमने मेरी बातों का गलत मतलब ही निकाल लिया। तुम्हारी हर बात का क्या मतलब होता है मैं अच्छे से जानती हूं, इसलिए मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। और वैसे भी मैं आज बहुत थक चुकी हूं। आई नीड अ गुड स्लीप, और मेरे पास तुम्हारे मुंह लगने का फालतू टाइम नहीं है। इतना बोलकर रिया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। हालांकि रोहन वहीं खड़ा रहा और मायरा को शक भरी निगाहों से घूरता रहा। रोहन के एक्सप्रेशंस देखकर मायरा भी समझ गई कि रोहन उससे नाराज है और शायद उसे उस पर शक भी है। ऐसे में वो रोहन का ध्यान भटकाते हुए बोली, रोहन डियर, वैसे आज तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो, और ये शर्ट तो तुम पर बहुत जच रही है, कहां से ली? इस पर रोहन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर वो मायरा को घूरता हुआ उसके पास आया और बोला, देखो मायरा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर तुम्हारी वजह से रिया को कुछ भी हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रोहन का ये रूप देखकर मायरा थोड़ी डर गई और नर्वस होकर बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम रोहन? मैं कुछ समझी नहीं। इस पर रोहन बोला, आई एम 100% श्योर तुम सब समझ रही हो कि मेरा इशारा किस ओर है। लेकिन एक बात जान लो, जिस दिन मुझे पक्के सबूत मिल गए, वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर रोहन भी वहां से जाने लगा। रोहन की ये बात मायरा के दिल में ऐसी चुभी जैसे कोई बड़ा सा कांटा किसी नाजुक सी एड़ी में चुभता है। मायरा को यकीन नहीं हुआ कि अब तक वो जिस रोहन को चाह रही थी, उससे प्यार से बात कर रही थी, वो उस रिया की बच्ची के चक्कर में उसे धमका रहा था। रोहन और रिया, अब इन दोनों का कुछ करना होगा। मायरा ने मन ही मन सोचा और वो फिर अपने कमरे में चली गई। उधर रोहन और चेतन आपस में बात कर रहे थे। रोहन ने चेतन को आज रिया पर हुए हमले और मायरा पर शक वाली बात बता दी। इस पर चेतन बोला, तो अब सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहन भी रिया की जान की दुश्मन बन गई है। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। रोहन, मेरी मानो तो हमें जल्द ही इन दोनों पर कोई एक्शन लेना चाहिए। जवाब में रोहन बोला, एक्शन तो मैं भी लेना चाहता हूं,
बट पहले हमें मयंक के उस नए दोस्त अन्ना के बॉस की जानकारी मिल जाए, फिर देखते हैं इन भाई बहन का क्या करना है। वैसे तुमने आज भी मयंक को फॉलो किया ना, कुछ मिला? इस पर चेतन बोला, कुछ खास नहीं, अभी भी मयंक ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है। शायद वो भी उस अन्ना के बॉस की मदद का इंतजार कर रहा है। ठीक है, लेकिन तुम मयंक पर से एक दिन भी नजर मत हटाना, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। रोहन की ये बात सुनकर चेतन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अगली सुबह रोज की तरह रिया, रोहन और हितेश आहूजा कॉरपोरेशन के लिए निकल गए। उधर चेतन मयंक को फॉलो करते हुए उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद रोहन की गाड़ी आहूजा कॉरपोरेशन आकर रुक गई। तो क्या आज भी तुम्हारी डे शिफ्ट है? रिया ने पूछा, जिस पर रोहन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। ठीक है, तो फिर रात में मिलते हैं, रिया ने कहा और वो आहूजा कॉरपोरेशन के अंदर चली गई। उसके पीछे हितेश भी जाने लगा। सुनो हितेश, रोहन ने हितेश को रोका। हाँ बोलो रोहन, हितेश पलटकर बोला। इस पर रोहन कुछ देर रुका और बोला, कुछ नहीं, बस सावधान रहना, रिया का ख्याल रखना। दरअसल कल रात रिया पर हुए हमले के बाद रोहन की टेंशन बढ़ गई थी। अब सिर्फ आहूजा के दुश्मन ही नहीं, बल्कि मयंक और मायरा भी रिया की जान लेने पर तुले थे। हितेश भी रोहन की चिंता भांप गया। तुम टेंशन मत लो रोहन, मैं रिया को कुछ नहीं होने दूंगा, हितेश ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। इस पर रोहन ने अपनी पलकें झपकाकर आंखों ही आंखों में हितेश को थैंक यू कहा और वो वहां से निकल पड़ा। फिर रोहन की गाड़ी अल्फा लाइफ नाइट क्लब के बाहर आकर रुकी। रोहन अपनी कार पार्क करने ही वाला था कि तभी उसके पास से एक टैक्सी गुजरी, जिसे देखकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस टैक्सी में जो शख्स सवार था वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्लू स्टोन लॉकेट वाला शख्स था जो रोहन को हर जगह देखकर गायब हो जाया करता था। ऐसे में रोहन ने फौरन अपनी गाड़ी मोड़ी और उस टैक्सी का पीछा करने लगा। उधर टैक्सी में बैठा वो ब्लू स्टोन वाला शख्स इस बात से अनजान था कि रोहन उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर फॉलो करने के बाद टैक्सी एयरपोर्ट पर आकर रुकी। ये यहां क्यों आया है? रोहन ने मन ही मन सोचा। फिर वो लॉकेट वाला शख्स टैक्सी से निकलकर एयरपोर्ट के अंदर घुस गया। ऐसे में रोहन ने भी अपनी गाड़ी बाहर पार्क की और उस शख्स का पीछा करता हुआ एयरपोर्ट के अंदर चला गया। रोहन ने उस शख्स को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भीड़ में किसी तरह से उससे बच निकला और अपनी फ्लाइट पर ऑन बोर्ड होने लगा। अब रोहन ये जानना चाहता था कि आखिर ये शख्स फ्लाइट लेकर कहां जा रहा है। ऐसे में उसने एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो अभी अभी सारे पैसेंजर्स यहां से निकले, उनकी फ्लाइट कहां जा रही है? जवाब में एयरपोर्ट स्टाफ की एक लड़की बोली, सर, वो फ्लाइट तो अमेरिका जा रही है। यह सुनकर रोहन सोच में पड़ गया। रोहन ये सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हाँ रिया, बोलो, रोहन ने कॉल उठाते हुए कहा। जवाब में रिया बोली, रोहन, गेस व्हाट, हम अमेरिका जा रहे हैं। यह सुनकर रोहन हैरान रह गया। तो आखिर कौन है ये ब्लू स्टोन वाला शख्स? क्यों जा रहा है ये अमेरिका? और रिया भी रोहन को लेकर अमेरिका क्यों जाना चाहती है? आखिर क्या चल रहा है ये सब? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड, सिर्फ